नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। बिहार में सियासी तूफान तो है ही, लेकिन सवाल यह है कि बिहार की 40 सीटों में से जब चुनाव होंगे अप्रैल और मई के महीने में, तो किस गठबंधन को कितनी सीटें मिलेगी। ओपिनियन पोल्स आने लगे हैं। देखिए, आपको याद होगा कि कोई 10 दिनों पहले लाइव सिटीज ने पहला ओपिनियन पोल एक्सपर्ट कंसल्टिंग के साथ किया था। नीलेश श्रीधर आए थे और उन्होंने जो सैंपल साइजेस थे बिहार के, उसके आधार पर अपनी भविष्यवाणी की थी। आज मेरे साथ देखिए पॉलिटिकल रिसर्च का काम करने वाले दूसरी बड़ी संस्था CSEPR, सेंटर फॉर सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिसर्च के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर विवेक कुमार जी हैं। विवेक जी, स्वागत है आपका। देखिए, आप भी बिहार के रहने वाले हैं और चुनाव बिल्कुल करीब आ चुका है। बीजेपी ने राम रथ को आगे बढ़ा दिया है। 22 जनवरी को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विराज जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार, लालू यादव और कांग्रेस का इंडिया ब्लॉक आज की तारीख में 19 जनवरी की तारीख में सलामत है। ये चर्चाएं हैं कि नीतीश कुमार फिर से पलट सकते हैं, एनडीए में जा सकते हैं। तो एनडीए को क्या नफा नुकसान होगा, इंडिया ब्लॉक को क्या नफा नुकसान होगा। जो सैंपल साइजेज आपके हैं और जो बिहार में आपने पढ़ने की कोशिश की है, 40 सीटों का तापमान क्या है, इसे समझने के लिए पहले हम ये बताइए कि बिहार के 40 सीटों में चुनावी मुद्दा क्या होने वाला है। लोग क्या समझकर, क्या सोचकर वोट देने वाले हैं। भगवान राम के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर वोट देंगे, या फिर लालू यादव, नीतीश कुमार की जो सोशल इंजीनियरिंग है उसके आधार पर धर्म बनाम जात होगा तो हावी कौन होगा, भारी कौन होगा। पहले इसी पर चर्चा करते हैं। देखिए, बिहार की अगर स्थिति आप देखें तो बिहार में किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने से यहाँ पे कास्टिज्म की राजनीति सबसे ज्यादा है जी। अगर किसी आप देश में किसी भी कोने की बात करें, आप हरियाणा, पंजाब, मध्य भारत या दक्षिण भारत में चले जाओ, वहाँ हिंदुज्म और नेशनलिज्म का मुद्दा बहुत ज्यादा है। बट बिहार में सारा का सारा चुनाव लड़ा जाना है कास्टिज्म वर्सेस हिंदुज्म। जिसका वजन ज्यादा होगा वो चुनाव लड़ेगा। लेकिन अगर मुझे अभी के आज की तारीख में पूछेंगे तो हिंदुज्म, जो राम मंदिर का मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में होगा। उसके बाद नेशनलिज्म, जिसको हम लोग राष्ट्रवादी करते हैं, वो बहुत बड़ा मुद्दा होगा। और पीएम का चेहरा, नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, उस पे पूरे बिहार और पूरे हिंदुस्तान का चुनाव लड़ा जाना है। एक चीज और है, यहाँ पे कास्टिज्म जो है दूसरे राज्यों में जो देखने को नहीं मिल रहा है, यहाँ पर वो भी हावी होगा। तो ये देखने वाली बात है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद का जाति गोलबंदी भारी पड़ता है या नरेंद्र मोदी का हिंदुज्म भारी पड़ता है। इसी पे सारा चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। आप ये कह रहे हैं विवेक जी कि जो आपके पास सैंपल साइजेज हैं और उनके संकेत ये बता रहे हैं। देखिए, इसी वीडियो में हम बताएंगे कि बिहार में कितनी सीटें किस गठबंधन को मिलेगी। नीतीश कुमार एनडीए में गए तो एनडीए को कितनी सीटें मिलेगी, नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में रहे तो इंडिया ब्लॉक को कितनी सीटें मिलेगी। लेकिन आपने जो 4 बातें कही, आपने हिंदुज्म की बात की, आपने इसके बाद राष्ट्रवाद की बात कही, इसके बाद आपने चेहरे की बात कही और इसके बाद जाति की बात कही। तो आपके सैंपल साइजेस के हिसाब से शुरुआती जो 3 चिन्ह हैं, जो 3 सिग्नल्स हैं, वो तो बीजेपी के पक्ष में जाते दिख रहे हैं। बिल्कुल। और चौथे पायदान पर लोक जाति। देखिए, यह अनुभव मेरा भी रहा है कि जब देश का चुनाव होता है तो लोग दिल्ली को देखते हैं और दिल्ली में कौन प्रधानमंत्री बनेगा इसे देखते हैं। और जब बिहार का चुनाव होता है, प्रदेश का चुनाव होता है, तो जाति ज्यादा हावी हो जाती है। तो आप ये बताइए कि जो आपने कहा कि हिंदुज्म, और अब तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अवतरित हो गए, तो यह चुनाव को कितना अधिक प्रभावित करने वाला है। देखिए, हिंदुज्म पहले से भी, जय श्री राम का नारा पहले से भी लगा रहे थे, लेकिन अब तो उग्र या यूं कहें कि पुण्यता के साथ, तो यह 2024 के चुनाव को कितना प्रभावित करने वाला है और इससे इंडिया ब्लॉक को बिहार में कितना नुकसान होते देख रहे हैं। सीटों की संख्या की बात करें, इसके पहले हम इसकी चर्चा कर लें। बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है यहाँ पर। आप देखिएगा कि अगर ये हिंदुत्व और राम मंदिर का मुद्दा बिहार में न होता तो अभी भाजपा की स्थिति बहुत खराब होती है यहाँ बिहार में। लेकिन
जैसे जैसे ये हिंदुत्व का मुद्दा बिहार में छा रहा है, राम मंदिर का आ रहा है, तो जितने भी जो कास्ट के वोट है, जो बिल्कुल एक ट्रेडिशनल नीतीश और लालू प्रसाद के वोट, उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आपको भारतीय जनता पार्टी के साइड मिलेगा। अच्छा। तो जो लोग उनके साथ थे, जो उनके कोर वोटर थे, उनमें भी बहुत ज्यादा बदलाव जो है वो नरेंद्र मोदी के साइड, भाजपा के साइड जाएगा, क्योंकि राम मंदिर के कारण है। सबसे बड़ी दिक्कत बिहार में यही है। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जब जाति समीकरण पर यहाँ पर आए, तो शुरू में ऐसा देख के लग रहा था कि बीजेपी के लिए यहाँ राह बहुत मुश्किल होने वाली है। पर जिस तरह से राम मंदिर का मुद्दा लोगों में छा रहा है, उसको देखकर ये लग रहा है कि अब जो है बैकफुट पे इंडिया अलायंस है। अच्छा, बैकफुट पर इंडिया अलायंस है। नहीं, आप ये बताइए, इसका मतलब तो आप जो कहना चाहते हैं कि गांव गांव में जय श्री राम पहुंच गया है। और दूसरी बात कि नीतीश कुमार, लालू यादव, कांग्रेस जिस सोशल इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, जिसके लिए जातीय गणना का काम कराया गया, और जो नारा लगा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये नारा जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी 2024 के चुनाव में भगवान श्री राम के आगे क्या आपको फ्यूज होता दिख रहा है? फ्यूज होगा, उतना ज्यादा नहीं। अच्छा, बट होगा, काफी हद तक होगा। आप देखिएगा, एक बहुत ही आपको चौंकाने वाला भी चीज मिलेगा कि जो ट्रेडिशनल वोट जो हैं जनता दल यूनाइटेड के और राष्ट्रीय जनता दल के, उनका बहुत तबका जो है वो भारतीय जनता पार्टी की साइड आपको शिफ्ट करता मिलेगा। इसका सिर्फ एक ही कारण है। देखिए, नीतीश कुमार जी ने बहुत अच्छा कार्ड खेला यहाँ पे कास्टिज्म का। वो जो कास्टिज्म का, जनगणना का जो उन्होंने जो यहाँ पे मुद्दा खेला, उसको देखकर इतना लगता था कि अब बीजेपी का यहाँ पर चैप्टर क्लोज है। लेकिन जो हिंदुइज्म का जो चला, तो हिंदुइज्म का जो कार्ड, राम मंदिर का जो कार्ड अभी चल रहा है, वो कास्टिज्म पे बहुत ज्यादा भारी होने वाला है। यही एक प्रॉब्लम अभी इंडिया अलायंस को सता रही है कि वो कितना उन लोग वोट को कंट्रोल कर पाते हैं। बट एक चीज है कि आपको जाति जनगणना की, जैसे आपने बात करी कि जितनी जाति उनका उतना रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, उतनी उनकी भागीदारी होनी चाहिए। ये बहुत मुश्किल होगा नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस को भी राम मंदिर और हिंदुत्व में रोकने के लिए। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं बहुत मुश्किल होगी, लेकिन देखिए बिहार में जब जातियों की बात होती है, देखिए हिंदुत्व तो है ही, लेकिन जातियों में विभाजन है और कुछ जातियां बिल्कुल समर्पित जातियां मानी जाती हैं। अब देखिए ओबीसी की बात करें, सबसे बड़ी जाति यादव, और इसके मालिक लालू यादव दिखाई पड़ते हैं जी। यदि हम नीतीश कुमार की बात करें तो कुर्मी और कोयरी, लव कुश, ठीक है, कुश में सेंधमारी हुई है। आप यह हमें बताइए, जो सैंपल साइजेस हैं जिसमें यादव भी शामिल रहे होंगे, क्या बिहार के यादव भी, चूंकि देश का चुनाव है और चेहरा है, विपक्ष के सामने चेहरा नहीं है, ठीक है, तो ऐसे में क्या यादवों का मत भी भगवान राम के नाम पर और नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी को प्राप्त हो जाएगा, या फिर वे खूंटा गाड़ कर लालू यादव के साथ ही रहेंगे? और यदि विभाजन हो रहा है तो यह रेशियो किस रूप में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में प्रतिशत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए ज्ञानेश्वर जी, इसमें सबसे ज्यादा समझने वाली दो बातें जी। सबसे पहले यादव जाति की जब हम बात कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा समझने की, अगर राष्ट्रीय जनता दल से कोई उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा तो डाइवर्जन जो है बीजेपी के साइड जो वोट जाएगा वो भी जाएगा, टूटेगा, वो राम मंदिर के नाम पर वो भी टूटेगा, पर उसकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं होगी। हम अगर माना कि मैं 100 का अगर मैं प्रतिशत लेता हूं, तो मैं इतना सोचता हूं कि 10 से 15% जो वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के साइड जाएगा। मतलब यादवों में भी 10 से 15% राष्ट्रवाद के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, भगवान के नाम पर बीजेपी को प्राप्त हो जाएगा। यस, ये मोदी सेंटर के काम पर, स्टेट की मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर नीतीश कुमार का कोई कैंडिडेट है, जनता दल यूनाइटेड कैंडिडेट है, तो आप उसमें 5 से 7% और ऐड कर लीजिए जो भाजपा के साइड जाएगा। अच्छा। इसका मतलब अगर राष्ट्रीय जनता दल का कोई उम्मीदवार है तो उसका जो वोट है भारतीय जनता पार्टी के साइड जाने के नीतीश कुमार के कैंडिडेट से बहुत ज्यादा होगा। और आप दूसरी बात कर रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार अपना होगा तो 10% के करीब, और यदि जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट होगा तो यादवों का मत 15% 15 से 20 भी 15 से 20% भी जा सकता है जनता दल यूनाइटेड का कैंडिडेट। लेकिन हम देखिए अब दूसरी स्थिति समझना चाहते हैं। ये तो आपने यादव की बात कह दी, नीतीश कुमार, चलिए लव कुश के अलावा वे अपने को मानते हैं कि हम ईबीसी के नेता हैं, अति पिछड़ी जातियों के। तो ऐसी सूरत में जब नीतीश कुमार के उम्मीदवार होंगे
तो उन्हें अति पिछड़ी जातियों का वोट, क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा कोशिश वही कर रही है, यह आपने गांव में भी पढ़ा है। तो ईबीसी का वोट क्या थोक भाव में नीतीश कुमार के उम्मीदवार को प्राप्त हो जाएगा? और अलायंस में चूंकि कांग्रेस भी है और आरजेडी भी है, तो आरजेडी का यादव उम्मीदवार होगा, कांग्रेस का सवर्ण उम्मीदवार होगा, तो क्या उन्हें भी ईबीसी का वोट महज इसके लिए कि नीतीश कुमार इस गठबंधन के हिस्सा है उन्हें प्राप्त हो जाएगा, या इसमें भी अंतर दिखाई पड़ेगा? इसमें ज्यादा अंतर दिखाई पड़ेगा, जितना ज्यादा आपको लालू प्रसाद यादव के यादव कम्युनिटी में देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर नीतीश कुमार का कैंडिडेट लड़ रहा है जदयू का कैंडिडेट, तो जो आप ईबीसी की जो बात कर रहे हैं, जो बैकवर्ड कास्ट की बात कर रहे हैं, उसमें जो वोटों का बदलाव जो होगा यादव से ज्यादा आपको देखने को मिलेगा अच्छा, भाजपा के साथ। और एक चीज और है, नीतीश कुमार का वोट जो है वो यादव जो बैकअप बाय जो राष्ट्रीय जनता दल का है उस पे चढ़ने के आसार उसके बहुत कम हैं, जितना ज्यादा वो बीजेपी चढ़ा। इसका मतलब ये हुआ कि नीतीश कुमार के वोट में छिटकाव की संभावना बहुत ज्यादा है अगर वो उम्मीदवार जदयू का नहीं हुआ तो। अगर दूसरे पार्टी का उम्मीदवार है, राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार है, कांग्रेस का उम्मीदवार है, तो वो वोट नीतीश कुमार से छिटक के ज्यादा, इंडिया अलायंस से छिटक के वो ज्यादा भाजपा पे। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वह वोट बैंक आरजेडी के पक्ष में ट्रांसफर नहीं होगा? नहीं, बहुत कम होगा। तो फिर तो ऐसे में इंडिया ब्लॉक भारी नुकसान में और बीजेपी फायदे में? बिल्कुल बीजेपी फायदे में। एक्चुअली इसमें समझने वाली बात क्या है, जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का जो समीकरण है, उनकी जाति एक दूसरे पे चढ़ने वाली जाति का जो आप साथ में जो रहते हैं वो बहुत कम है। तो अगर आप सोचेंगे कि दोनों जाति बिल्कुल गोलबंदी होकर भाजपा के अगेंस्ट में वोटिंग करेगी, वो नहीं होने वाला है। नहीं होने वाला। अच्छा, चलिए हम देखिए बिहार को 4 हिस्सों में बांट देते हैं। हमारे दर्शक लगातार जानना चाह रहे हैं कि कहां कितनी सीटों पर किसे सफलता मिल सकती है और नहीं मिल सकती है। हम बिहार को 4 हिस्से में बांटते हैं। मगध भोजपुर, इधर 12 लोकसभा क्षेत्र हैं। उत्तरी बिहार, इधर भी 12 लोकसभा क्षेत्र हैं। मिथिलांचल 9 लोकसभा क्षेत्र हैं और सीमांचल 7 लोकसभा क्षेत्र हैं। यदि हम इसकी चर्चा करें कि मगध भोजपुर के 12 लोकसभा क्षेत्रों में आज की तारीख में जब नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में हैं, यदि इसी सूरत में चुनाव लड़ा गया तो 12 सीटों में से कितनी सीटें इंडिया ब्लॉक को और कितनी सीटें एनडीए को प्राप्त होगी? देखिए, इसके पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और कहना चाहूंगा। पहले जैसे आपने एक बात बोली है, आपने बोला है कि प्रतिशत का बहुत महत्व होता है, योगदान होता है। अब प्रतिशत को समझिए, बिहार को जीतने के लिए किसी भी पार्टी को 40% से ऊपर का मत चाहिए जीतने के लिए। अभी के सिचुएशन में अगर आप मुझे, मैं सोचता हूं कि राम मंदिर का मुद्दा अभी लोगों में नहीं है, माना मैं तो अभी की स्थिति में अगर मुझे पूछेंगे तो बीजेपी को 37 से 38% वोट मिलेगा। मैं चारों पे आता हूं अभी। 37 से 38% का मिलेगा। इंडिया अलायंस का जो वोट शेयर होगा वो 45% के 45%। अभी के सिचुएशन, यदि भगवान राम का मुद्दा न हो तो हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि ये 6 महीना पहले भगवान राम मतलब चुनाव हरा रहे हैं या जिता रहे हैं? बिल्कुल। तो 45% का है। इस सूरत में एनडीए को 16 सीट, यदि भगवान राम न होते तो और इंडिया अलायंस को 24 सीट। अच्छा, यदि भगवान राम प्रकट न हो गए होते तो बिहार में इंडिया अलायंस को 24 सीटें मिलती और एनडीए को मात्र 16 सीटें। ये पूरा जातीय समीकरण गोलबंद कर जाता। अच्छा, जातीय समीकरण गोलबंद कर जाता, लोग मोदी का चेहरा भूल जाते। बिल्कुल जी। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि ऐसा क्या हुआ कि मैं बोला, जैसे अभी कुछ दिन पहले बात, यादव का वोट छिटकेगा, ईबीसी का वोट छिटकेगा, लालू का यादव पे वोट नहीं चढ़ेगा, लालू प्रसाद का नीतीश से वोट नहीं चढ़ेगा, नीतीश का लालू प्रसाद पे वोट नहीं चढ़ेगा। इसके पीछे कारण है। अब बिहार के अगर जाति समीकरण को देखें और यहाँ के प्रतिशत को देखें, जो पार्टी 3 से 4% वोट फ्लक्चुएट कर लेगी, अगर चेंज कर लेगी दूसरे से, तो उनको 2 से 3 सीट का फायदा होगा। कोई पार्टी अगर 7% वोट किसी दूसरे पार्टी से लेके अपने साइड लेके चली जाती, जैसे इंडिया से अगर वो बीजेपी में चला गया, तो समीकरण जो होगा वो दूसरा होगा। अब इसको सांस समझिए, मैंने अभी क्या बोला, 37 से 38% अगर वोट
बीजेपी को इंडिया अलायंस को आ रहा है तो उनको 16 और 45 में आपका इंडिया अलायंस को आ रहा है 24 सीट। 24 सीटें। लेकिन राम मंदिर के कारण वोटों में जो बदलाव है, जिसको हम लोग फ्लोटिंग वोटर्स कहते हैं, न्यूट्रल, अनडिसाइडेड वोटर्स। नहीं, मैं यहाँ एक सवाल ले लेता हूं कि किसी भी सूरत में आप प्रतिशत बताएं जो फ्लोटिंग वोटर्स के, क्या आपको लगता है कि इंडिया ब्लॉक की कोई भी ताकत जो एनडीए का वोट बैंक है 37% बगैर राम के, उसमें झपट मारी इंडिया ब्लॉक करने की स्थिति में है? नहीं नहीं नहीं, उसमें नहीं हो सकता है। उनके वोट में आपको सेंध लगाने के लिए बहुत मुश्किल पड़ेगा। उनके वोट बैंक में सेंध नहीं लगना है, नहीं लगेगा। जो सेंध मारी होनी है वो इंडिया अलायंस के। चलिए अब बताइए जो फ्लोटिंग वोटर्स की आप बात कर रहे थे। देखिए, फ्लोटिंग वोटर्स को समझिए। फ्लोटिंग वोटर्स में बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, यंग वोटर्स, जिस पर बीजेपी का फोकस है। यंग वोटर्स को कास्टिज्म ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा जितने पुराने, उन्हें 2005 के पहले का भी याद नहीं है। तो जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, जो यंग वोटर्स हैं, जो न्यूट्रल वोटर्स हैं, जिसको लोग फ्लोटिंग वोटर्स करते हैं जी, अगर बीजेपी 7% वोट शेयर को अगर अपने साइड राम मंदिर और हिंदुत्व और पीएम के चेहरा पर शिफ्ट कर जाती है, ये 45% में से 7% झपट लेती है बीजेपी। 17% में अदर लेके चल रहा हूँ कि अदर जैसे निर्दलीय को या अदर पार्टीज को, नोटा को मिला के चलता। तो उस स्थिति में जो इंडिया अलायंस का जो वोट शेयर हो जाएगा वो 43 से 44% के करीब हो जाएगा, और उनका जो वोट शेयर है वो 38 से 39 के आसपास हो जाएगा। इस स्थिति में जो मैं आपको ही बताया, 16 एनडीए, 24 इंडिया, ये पूरा पलट कर एनडीए 24 और इंडिया 16 हो जाएगा। तो जो कुछ भी हम बात, मतलब आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आज की तारीख में यदि चुनाव हो और यदि राम का मुद्दा चढ़ जाए, आगे और भी चढ़ सकता है, तो इंडिया अलायंस को बिहार में मात्र 16 सीटों पर ही मान लेना होगा कि मेरे भाग्य में सिर्फ 16। अगर ये राम मंदिर का मुद्दा न है तो नहीं, इंडिया ब्लॉक को तो मतलब 16 सीटें तब ना, तब नहीं है तो नहीं आ गया तब ना, तब तो 24 सीटें आप दे रहे हैं एनडीए को ना, एनडीए को। हाँ 24 सीटें जी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि 24 सीटें एनडीए को यदि भगवान राम चढ़ गए तो, और फ्लोटिंग वोटर्स में से 7% ट्रांसफर हो गए तो चलिए, तो ये बड़ी बात कर रहे हैं। लेकिन आगे चलिए हम इस पर भी बात करेंगे कि नीतीश कुमार के रहने और नहीं रहने का फायदा क्या है। तो हमने यह समझा अब तक कि आज की तारीख में बगैर राम के बिहार में 24 सीटें इंडिया ब्लॉक जीत रही है और 16 सीटें एनडीए जीत रहा है। बिल्कुल। और राम के साथ इंडिया ब्लॉक मात्र 16 सीटें जीत रही है और 24 सीटें एनडीए जीत रहा है। ये मैक्सिमम और मिनिमम है, मैक्सिमम और मिनिमम है। इससे ज्यादा, इससे कम बीजेपी, 16 से कम बीजेपी और 24-25 से ऊपर। लेकिन अब तो राम आ ही गए, अब तो राम आ ही गए ना, आ गए तो 25 सब लेके चलो, 24-25 सब 24-25 चलिए ठीक है। तो अब जो हम कह रहे थे, बिहार को 4 हिस्सों में बांटते हैं। मगध भोजपुर की 12 लोकसभा सीटें, यहां जो सैंपल साइजेज आपको मिले, ये क्या कहते हैं कि इन 12 सीटों में से एनडीए को और इंडिया ब्लॉक को आज की तारीख में कितनी कितनी सीटें मिलने जा रही है। हमने ये जो सैंपल इकट्ठा किया है, ये राम मंदिर को और हिंदुत्व को जो नरेंद्र मोदी जो प्रचार उसको देते हुए, अभी अगर आप मगध और भोजपुर की बात करें, भगवान राम के साथ तो ये 7 एनडीए को और 5 इंडिया को, इंडिया अलायंस को। पहले जब बिना राम मंदिर का जब हमने सैंपल किया था तो ये सैंपल 5 और 7 थे। 5 आपको एनडीए को और 7 आपको, तो 2 जो सीट है वो एनडीए अलायंस के तरफ शिफ्ट होगा राम मंदिर के आने के कारण। तो इस जोन में 2 सीट का फायदा जो है वो एनडीए अलायंस को होने वाला है राम मंदिर नहीं। तो मैं ये मानूंगा कि मगध भोजपुर में यदि नुकसान किसी को हो रहा है तो वो नुकसान नीतीश कुमार को हो रहा है, क्योंकि जीती हुई सीटें तो उनकी ही है। या तो बीजेपी ने जीती थी या नीतीश कुमार ने जीता था, आरजेडी और कांग्रेस था नहीं। तो मगध भोजपुर में नीतीश कुमार को 5 सीटों का नुकसान होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। 7 सीटें बीजेपी एनडीए अलायंस की ओर प्राप्त हो रही है। चलिए अब हम उत्तरी बिहार की बात करें, लेकिन उत्तरी बिहार की 12 लोकसभा सीटों पर आने के पहले हमें आप ये बताइए कि चिराग पासवान की पहचान, चिराग पासवान के कारण कितना फायदा एनडीए को होता दिखाई पड़ रहा है, या फिर वे मोदी के रथ पर सवार है? देखिए, वो मोदी के रथ पे सवार है। अच्छा, लेकिन एक चीज है, उनके रहने से पासवान वोट जो हैं वो एनडीए के साइड पूरा गोलबंद होंगे। अच्छा,
अगर पासवान, अगर चिराग पासवान अगर एनडीए में नहीं रहते हैं तो वो आबादी का जो ट्रांसफर है एनडीए के साइड वो पूरी तरह नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर चिराग पासवान एनडीए के साथ, अगर मोदी जी के रथ पे सवार हैं, तो ये एक दूसरे के लिए दोनों संपूर्ण एक वोट को पूरे ट्रांसफर करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो पूरा का पूरा जो पासवान का वोट है वो एनडीए के साथ ट्रांसफर होगा। नहीं, चिराग पासवान को मन माफिक सीटें एनडीए में नहीं मिली, चाचा से पंगा नहीं निपटा और वे गुस्से में इधर चले आए। संभावना कम है, नीतीश कुमार के रहते इंडिया ब्लॉक में चिराग पासवान आ ही नहीं सकते हैं। देखना तो तब होगा जब यदि नीतीश कुमार एनडीए में जाते हैं तो चिराग पासवान का क्या होता है। लेकिन माइनस नीतीश कुमार इंडिया ब्लॉक में यदि चिराग पासवान की एंट्री हो जाती है तो क्या भाजपा को नुकसान होगा 1-2 सीटों का? बिल्कुल। वोट पासवान वोट जो है वो चिराग के साथ बहुत हद नहीं, पासवान वोट जाएगा, लेकिन उसके कारण क्या सीटें भी कम होगी? कुछ सीटों का फर्क पड़ सकता है, 1-2 सीटों का, क्योंकि देखिए उनका वोट शेयर जो है वो 5% के आसपास है, 5.5%। उस स्थिति में मैं देखता हूं कि 2% से ज्यादा का ज्यादा फ्लक्चुएशन उनके वोट में नहीं होता। तो 2% का मैं फ्लक्चुएशन लेता हूं तो 1-2 कोई सीटें में बदलाव हो सकता है, बट 1-2 सीट मैक्सिमम, उससे ज्यादा आपको नहीं। आप ये मानते हैं कि जिधर चिराग पासवान जाएंगे, चाहे वो एनडीए में रहे चाहे इंडिया ब्लॉक में रहे, पासवान जो वोटर्स है वे चिराग पासवान के साथ ही होंगे? बिल्कुल है। हाँ, क्या पशुपति पारस के साथ भी आपने देखा बिहार के पासवान वोटर्स को? नहीं, उतना मैं नहीं करूंगा, क्योंकि उनके साथ उतना वो असर नहीं। अभी भी जो यहाँ पासवान वोटर है अभी भी चिराग पासवान के साथ, वो रामविलास पासवान को ही नेता मानते हैं और चिराग पासवान को ही उत्तराधिकारी मानते हैं। बिल्कुल। चलिए, तो हम उत्तरी बिहार की 12 सीटों की बात कर रहे थे। इन 12 सीटों में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? क्या होगा बिना राम का और राम के साथ? उत्तरी बिहार बीजेपी के लिए वरदान है। वरदान है। यह तो 2020 के चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी दिखा था। बिल्कुल। हाँ, अगर बिना राम आशीर्वाद के अगर आप उत्तरी बिहार में जाते हैं तो बिना राम के भी उत्तरी बिहार में 12 सीटों में से 7 सीटें एनडीए जीतेगी। 7 सीटें एनडीए जीतेगी। 7 और 5, 7 एनडीए 5 इंडिया। तो फिर तो मतलब नीतीश कुमार को ही नुकसान है ना? हाँ, नुकसान तो सबसे अधिक नुकसान में नीतीश कुमार है। बिल्कुल, हर जगह जी। अगर राम जी का आशीर्वाद उत्तरी बिहार में एनडीए पे पड़ता है तो ये सीटें 9 और 3 हो जाएगी। 9 सीटें आपको मिलेगी इंडिया अलायंस को और 3 सीटें मिलेगी आपको इंडिया अलायंस को। अच्छा, राम के साथ 9 सीटें एनडीए को और 3 सीटें इंडिया ब्लॉक। चलिए, ठीक है। तो उत्तरी बिहार का हाल यह बता। लेकिन बताइए, जब आप गांव में आपके लोग सैंपल साइज इकट्ठा कर रहे थे तो वे नरेंद्र मोदी की तुलना में नरेंद्र मोदी के पक्ष में क्या बातें कहते हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या कहते हैं? खिलाफ वाले क्या तर्क देते हैं, पक्ष वाले क्या तर्क देते हैं, और प्रतिशत क्या है और उनका एज ग्रुप क्या है? देखिए, जितने यंग लोग हैं जो 30 साल से नीचे हैं उनका प्रतिशत जो नरेंद्र मोदी के लिए चाहत है ना वो बहुत ज्यादा है। मतलब बेरोजगारी उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है? बिल्कुल नहीं। जो यह विपक्ष कहता है कि 2 करोड़ हर साल, तो यह मुद्दा नए वोटरों को नहीं चुभ रहा है। नहीं चुभ रहा है। उन्हें उम्मीद अब भी नरेंद्र मोदी से ही है। नरेंद्र मोदी जी। और अगर आप महिला की भी बात करें, बिहार में महिला वोटर का बहुत योगदान रहा है। अगर महिला वोटर की मैं बात करूं, कई जगह जैसे बिहार में महिला वोटर नीतीश कुमार के साथ भी थे, लेकिन अगर महिला वोटर की बात करूं, महिला वोटर का भी रुझान जो है ना वो भी नरेंद्र मोदी के साथ ज्यादा है। तो अगर मैं सैंपल सर्वे की बात करूं कि नरेंद्र मोदी के साथ यूथ, जितने भी फ्लोटिंग वोटर्स है, अनडिसाइडेड वोटर, तो नरेंद्र मोदी के बराबर जो लीडर है नेशनल लेवल पे वो कोई नहीं मिलता वोटर्स को, जिसके कारण नरेंद्र मोदी का जो वजन है बिहार में लोकसभा चुनाव में वो बहुत भारी है। अच्छा, क्या ये भी आप ट्रेंड देखे कि लोग कह रहे हैं दिल्ली में नरेंद्र मोदी, चलो बिहार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का फैसला कर लेंगे? ये फर्क पड़ेगा। अच्छा, ये फर्क पड़ेगा। नरेंद्र मोदी का बिहार में जो है वोट का जो प्रतिशत होगा वो बहुत कम होगा। अगर ये बिहार का चुनाव जब हो, बिल्कुल फर्क पड़ेगा। उसमें आप देखिएगा कि ये बिल्कुल उल्टा हो गया। लेकिन जब नेशनल की बात करते हैं, जब देश की बात करते हैं, उसमें नरेंद्र मोदी का जो प्रभाव है वो बहुत अलग है। तो जितने भी वोटर हैं वो ईबीसी हो, यादव कम्युनिटी के हो, या जो कोर इंडिया के वोटर्स हैं वो भी जो है वो बीजेपी को वोट करेंगे। यहाँ तक जाके बहुत आपको आश्चर्य होगा कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, जो मुस्लिम महिलाएं ट्रिपल तलाक वगैरह जो, वो भी वोट आपको कभी हद तक नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी को आपको देखने को मिलेगा। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि युवा जो हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, उनके बीच भी नरेंद्र मोदी ही है। बिल्कुल है। तो फिर ये तेजस्वी यादव जो बिहार में नौकरियों की बहाल लेकर आए हैं नीतीश कुमार के साथ, तेजस्वी यादव का असर नहीं दिखेगा?
या असर दिखेगा भी फिर भी चुनाव हार जाएंगे? तेजस्वी यादव का असर किस में? तेजस्वी यादव जो है वो MY फैक्टर के नेता बन के रह गए। MY फैक्टर के नेता बनकर A to Z की बात करते हैं वो? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये आपको बिहार में MY फैक्टर कितना? 20। लेकिन इसमें एक और आपको बहुत चौंकाने वाली बात क्या होगी कि जो नए वोटर्स भी जो है ना, जो पढ़े लिखे हैं, मिडिल क्लास के तबके के लोग हैं, जो थोड़ा सा प्रोफेशनल लोग हैं, उनका भी जो रुझान है वो भाजपा के साथ आपको मिलेगा। अच्छा, बिल्कुल। यादव में भी तो यंग जो वोटर हैं वो नरेंद्र मोदी को अभी भी पसंद करते हैं। अच्छा, ये बताइए विवेक जी, कभी कभी नीतीश कुमार के सपने में ये आता है कि हमने इतना काम किया, वे बार बार कहते भी है 2005 के पहले क्या था जी, याद है ना, और वे अपने वोट बैंक को भी जोड़ते हैं कि महादलित इतने, अति पिछड़े इतने, सवर्ण इतने, और वे सभी को अपना मान लेते हैं। यदि 2014 की तरह नीतीश कुमार ने फिर से भूल कर दी कोई कि हम अकेले लड़ेंगे, न लालू कांग्रेस के साथ और न बीजेपी के साथ, ऐसे में नीतीश कुमार का क्या हाल होगा? इस पर भी तो सैंपल साइज आपके पास है। बिल्कुल, इस स्थिति में नीतीश कुमार वही रहेंगे जो 2014 में। नहीं, 2 सीटें भी आ जाएगी? 2 भी मुझे नहीं लग रहा है। हाँ, मुश्किल लग रहा है। अच्छा, मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल मुश्किल लग रहा है। इस केस में बीजेपी जो इंडिया अलायंस है वो 28-30 सीटें के आसपास जा सकती है, क्योंकि जो वोट का जो प्रतिशत जो आप बता रहे हैं ना, 38% जो है, जो दोनों जब अलग अलग लड़ेंगे, जो 45% जो मैं बात कर रहा हूँ इंडिया का, इसमें से अगर आप वोट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वोट इतना ज्यादा नहीं होता किसी पार्टी के लिए कि वो 10-15 सीटें ला पाए। 4-5 सीटें, 3 सीटें, 1-2 सीटें। तो इस केस में अगर वो तीनों अलग अलग लड़ते हैं तो इंडिया अलायंस जो है वो 28 से 30 सीटें के आसपास। चलिए, तो आप कह रहे हैं 28 से 30 सीटें। अब मिथिलांचल की अलग अलग, सारे अलग। अब मिथिलांचल की बात करते हैं। मिथिलांचल में 9 सीटें। मिथिलांचल क्या कह रहा है? मिथिलांचल में बिना राम के और राम के साथ। बिना राम के एनडीए 4, और इंडिया 5। इंडिया 5 बिना राम के? अच्छा, बिना राम के। अच्छा, और राम के साथ 6 एनडीए और 3 इंडिया। अच्छा, तो 3 सीटें आपको वहां भी दिखाई पड़ रही है जहां इंडिया। यदि एकाध सीटों की हम बात करें तो कौन सीट पर आपको इंडिया ब्लॉक भारी दिखता है? देखिए, मैं अभी पूरा हम लोग जैसे डिटेल हम लोग के पास आएगा उसमें बताऊंगा, लेकिन अगर वहां पर देखिएगा, देखिए वहां एक चीजों को समझिए आप क्या है वहां वोट क्या है। अगर मैं 7% फ्लक्चुएशन की भी बात करता हूँ, मैं उस सीट पे भी आ रहा हूँ, 7% फ्लक्चुएशन की भी अगर मैं बात करता हूँ, किसी भी लोकसभा में वोटिंग का जो नंबर होता है वो हम करते हैं कि 10 लाख के आसपास वोट पड़ते हैं। 10 लाख का 7% जो होता है वो 70,000 के आसपास वोट होता है। वो 70,000 वोट नहीं है, वो 1,40,000 वोट है। तो जो भी सीट मिथिलांचल में जिनका मार्जिन बहुत कम रहा है 2014 में और उसके बाद में, वो सारे सीटें जो हैं आपको इंडिया अलायंस के साथ शिफ्ट होंगे। अच्छा, और मिथिलांचल में तो ऐसे भी आप देखेंगे तो राम मंदिर का असर आपको बहुत ज्यादा मिलने को मिलेगा, दिख ही रहा है। हाँ, तो चलिए, मिथिलांचल की बात हमने कर ली। अब हमने चिराग पासवान की भी बात कर ली। उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी। उपेंद्र कुशवाहा आरएलजेडी के अध्यक्ष, नीतीश कुमार की पार्टी से बाहर आए। पहले भी उन्होंने अपनी पार्टी बना रखी थी आरएलएसपी। पिछले चुनाव में, लोकसभा चुनाव में कोई सफलता नहीं मिली, विधानसभा चुनाव में भी सफलता नहीं मिली। अब वे एनडीए के हिस्सा हैं। और उपेंद्र कुशवाहा जैसे ही एनडीए में शामिल हुए, सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया गया, जबकि वे मूल रूप से भाजपाई नहीं है। तो कुशवाहा वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश है, जिसके मालिक नीतीश कुमार बताए जाते हैं। तो आप ये बताइए कि एक्सेप्टेबिलिटी के हिसाब से लोग जब कुशवाहा वोटर्स में सैंपल साइजेज आ रहे थे तो वे क्या कर रहे थे? नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, किसे ज्यादा पसंद कर रहे थे? लोकसभा में वो एनडीए के साथ जाएंगे। अच्छा, अगर सम्राट चौधरी और उपेंद्र कुशवाहा दोनों को अगर भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह इस्तेमाल कर लेती है तो आप देखिए जो उनकी 4% आबादी जो पूरे बिहार में है कुशवाहा को, वो आपको इंडिया के साइड शिफ्ट होते मिलेंगे। अच्छा, लेकिन अगर उन दोनों को नहीं साथ पाती तो फिर नीतीश कुमार काफी हद तक उस वोट को अपने साथ ले सकते हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन में मुझे पूछिएगा तो वो सबसे ज्यादा वोटर, वो सारे के सारे वोटर जो है कुशवाहा, वो उपेंद्र कुशवाहा और इनके सम्राट चौधरी के कारण वो एनडीए अलायंस के साथ। चलिए, तो ठीक है, ये तो बात हुई। अब हम सीमांचल पर आते हैं, लेकिन सीमांचल के पहले हम जीतनराम मांझी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि महादलित वोटर। और अभी आपने देखा ही 2 दिनों पहले डिनर डिप्लोमेसी हुई, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी एक साथ इकट्ठा हुए। मन में ये तो है ना, बीजेपी बात नहीं कर रही है,
नीतीश कुमार के आने की आहट मिल रही है। जीतन राम मांझी का प्रभाव महादलित में कितना दिखा जब आप या ओपिनियन पोल कर रहे थे? देखिए, बिहार की स्थिति को समझिए। बिहार की स्थिति एक है कि यहाँ जो जातियां हैं बहुत बहुत अलग अलग जातियों में बटी हुई हैं। बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पे नीतीश कुमार बहुत जातियों के मालिक हैं बैठे। एक जाति का वोट कोई ट्रांसफर करवाता है तो उसके लिए वो आसानी होती है, लेकिन बहुत जातियों का वोट ट्रांसफर करवाना बहुत मुश्किल। यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि किस जाति का वोट किसको मिल रहा है। सबसे पहले ये ज्यादा जानने की जरूरत है कि परसेप्शन कास्ट में क्या है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि जीतन राम मांझी कितना वोट ट्रांसफर करवाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि एनडीए क्या सब जातियों का विश्वास जीत पा रही कि नहीं पा रही। जीतन राम मांझी के लाने से जो उनका कास्ट है उनको एनडीए का एक्चुअली उनका जो वोटर है वो बहुत हद तक नीतीश का वोटर भी। लेकिन जैसे मैंने बताया, सम्राट चौधरी, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, जो अलग अलग फैक्टर है, ये सारे को अगर एनडीए अपने साथ जोड़ती है तो इनका जो वोट है वो बहुत हद तक आपका एनडीए के साथ, मतलब जिस 7% की ओर आप इशारा कर रहे थे वो और भी बढ़ सकता है, और बढ़ेगा। कारण यही है कि ये सबको लेके जाना चाह रहे हैं। जीतन राम मांझी का असर है उस वोट में, नीतीश का भी वोट है, लेकिन वो वोट अगर ट्रांसफर करना है एनडीए को तो इन सबको लेकर चलना होगा। चलिए, तो अब हम सीमांचल पर आते हैं। सीमांचल गढ़ माना जाता है इंडिया ब्लॉक का, 7 सीटें। सीमांचल में क्या देख रहे हैं आप? सीमांचल इंडिया का गढ़, हाँ, इंडिया का गढ़ है। बिना राम का अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे वहां पर बीजेपी अलायंस को, एनडीए को, मुझे मैक्सिमम 2 सीट बिना राम का देखता हूं। लेकिन अगर राम को मैं देखता हूं तो इसमें आप देखिए कि एक सीट जो है वो दूसरे साइड आपका जा सकता है। मतलब इंडिया ब्लॉक को 3 सीटें और एनडीए को 4 सीटें आप देख रहे हैं। मतलब सीमांचल में भाजपा की लहर आप नहीं देख पाए, नहीं लड़ पाए। वो जो वोट का जो कंसोलिडेशन जो है ना, जो ट्रांसफर जो हो रहा है आपका 5-7% हिंदुत्व के नाम पर, ईवीसी वोट्स में से जो थोड़ा सा ट्रांसफर जो आपका होगा। देखिए, किसी भी जब मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, किसी भी लोकसभा की बात करता हूँ, तो जो सबसे फ्लोटिंग वोटर्स जो हैं, जो न्यूट्रल वोटर्स हैं, वो है डोमिनेट ओबीसी कास्ट। जैसे मैंने डोमिनेट ओबीसी में बात किया, मैंने आपका कोयरी, ठीक है, और जिनकी आबादी है। देखिए, जाति जनगणना आने से नीतीश कुमार को एक फायदा तो हुआ कि उन्होंने जाति गणना, लेकिन उन्होंने एक खाली जगह भी दे दिया दूसरे नेताओं को आने के लिए। अब जैसे मैं बात करता हूँ मल्लाह का, 2.8% की आबादी है, तेली उसी प्रोपोर्शन में है, मुसर 3% के आसपास है, बनिया 2%। तो अब वो जो वोट्स हैं, अब उनका कोई लीडर नहीं है, तो इतनी आबादी होने के बाद वो जात जो है वो नीतीश कुमार को अपना लीडर मानेगा कि नहीं मानेगा, ये भी एक अपने आप में प्रॉब्लम। यही जो है एनडीए को मौका दे रहा है कि उन छोटे छोटे लीडरों को एक साथ कंसोलिडेट कर ले, एक साथ जोड़ ले और वोट अपने साथ ट्रांसफर कर ले। तो जो मैं सीमांचल की बात कर रहा हूँ, जो राम मंदिर पे जो छोटे छोटे वोट है, जहां पे बहुत क्लोज मार्जिन रहा, जैसे अररिया की आप मैं बात करता हूँ जहाँ क्लोज मार्जिन रहता है, इस सब सीटों पर आपको देखने को मिलेगा कि रिजल्ट जो है आपका दूसरे साइड जाएगा। तो जो क्योंकि वहां सीमांचल पे आप देखिए कुछ सीटें ऐसे हैं जहाँ पे मार्जिन 50,000, 60,000, 1 लाख का जो होने वाला है, ये सीटें जो है आपको ट्रांसफर करेगी। तो वहां पे भी कंसोलिडेशन जो राम मंदिर का ही है, वहां असर भी है, थोड़ा असर है वहां भी है, लेकिन इतना असर नहीं होगा क्योंकि वहां पर जो जाति का कंसोलिडेशन होता है, मुस्लिम, यादव, वो बहुत स्ट्रॉन्ग वे में कंसोलिडेट होगा आपका सीमांचल में, जो दूसरे जगह में आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। चलिए, तो सीमांचल में आप कह रहे हैं 7 में 5 और 2 या 4 और 3, तो ऐसी आप बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें एक बात और समझाइए आप कि नीतीश कुमार यदि एनडीए में गए, इसके पहले हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं। कुछ सीटें जिन्हें किला कहा जाता है, नालंदा नीतीश कुमार बचा लेंगे या लड़ाई बहुत टफ होने वाली है भगवान राम के साथ? अभी गठबंधन की बात करें, गठबंधन की बात करें, इंडिया ब्लॉक में नीतीश कुमार हैं। देखिए, कुछ सीटें ऐसे हैं जहां पे नीतीश कुमार का अपना प्रभाव है जी, ठीक है। मुझे को लगता है कि नालंदा सीटों नीतीश कुमार बचा लेंगे। और वही एक सीट मुझे लगता है कि जो नीतीश कुमार का सबसे सेफ सीट है। उसके अलावा नीतीश कुमार को बहुत हद तक जो है वो आरजेडी के बैसाखी पे और कांग्रेस के बैसाखी पे ही रहना पड़ेगा। सो नालंदा सीट मुझे लगता है नीतीश। मधेपुरा की सीट इंडिया ब्लॉक, मैं जेडीयू आरजेडी की बात नहीं कर रहा, इंडिया ब्लॉक क्या रोम पोप का, मधेपुरा गोप का। मधेपुरा इनके हिस्से में रहेगा। आज जेडीयू के सांसद हैं वहां, लेकिन वे एनडीए के उम्मीदवार के तौर पर जीते थे। मधेपुरा बचेगा कि मधेपुरा में भगवान राम कितने दिखाई पड़ रहे हैं? बहुत रोमांचक चुनाव होगा, बहुत रोमांचक चुनाव। अच्छा, हम लोग एक चीज को हम लोग बड़ा ध्यान से देखना है कि इस चुनाव में
कास्ट और जाति और धर्म के लड़ाई में किस जाति का गोलबंदी जो है कितना टूटता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मधेपुरा में यादव की आबादी बहुत ज्यादा है, पर जरूरी नहीं है कि सारे के सारे यादव जो हैं आप इंडिया अलायंस के साथ नहीं, वो तो ऐसे भी नहीं होते थे, कभी पप्पू यादव को वोट दे दिया, कभी शरद यादव को दे दिया, ये नहीं कि लालू यादव के साथ ही खड़े हो जाते थे। वहां तो ये स्थिति पहले भी रही है जी। बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव मिलेगा आपको वहां पर देखने को। पटना साहिब फिर से बीजेपी बीजेपी। मुजफ्फरपुर में क्या होगा? मुजफ्फरपुर भी मुझे लगता है कि बीजेपी जीतेगी। अच्छा, ये जितने सीट्स हैं उनका हम लोग आपको एक विश्लेषण देंगे हाँ। सबका सीट, लेकिन जो कुछ सीटें हैं जो ट्रेडिशनल किसी पार्टी के लिए, पटना साहिब है आपका, जैसे मुंगेर में लड़ाई होगी, मुंगेर में लड़ाई होगी, मुंगेर में लड़ाई होगी, भीषण लड़ाई होगी। अच्छा, ललन सिंह मतलब आसानी से हाँ लड़ाई होगी, भीषण संग्राम है। चलिए अब आप ये बताइए कि देखिए भाजपा एक प्रयोग की बात कर रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही संकेत दिया था कि उम्मीदवार महत्वपूर्ण नहीं है, कमल निशान महत्वपूर्ण है। कहा जा रहा है कि बहुत सारे सांसदों का टिकट कट जाएगा। जो पुराने लोग हैं जिनकी उम्र 70 साल हो चुकी है, आर.के. सिंह का नाम लिया जाता है, गिरिराज सिंह का नाम लिया जाता है, रमा देवी, अश्विनी चौबे, ये तमाम सारे नाम, रविशंकर प्रसाद, ये नाम लिए जाते हैं कि इनके टिकट काटे जा सकते हैं आर.के. सिंह। तो जो सैंपल साइजेज हैं, जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं कि उम्मीदवार को देख करके वोट देंगे? सिर्फ नरेंद्र मोदी और कमल को देखकर, सिर्फ नरेंद्र मोदी, उम्मीदवार कोई भी हो। बिल्कुल हाँ। अपने उम्मीदवार के, अगर बिहार में जिन नेताओं का आपने नाम लिया, हाँ, मुझे नहीं लगता कि इन नेताओं का वोट ट्रांसफर करने की उतनी ज्यादा कैपेसिटी है। नहीं, मतलब ये मैं ये कह रहा हूं कि इनके टिकट कटने या नहीं कटने से भी भाजपा के भविष्य को कोई खतरा नहीं, या कोई और भी सांसद हो। बिल्कुल हाँ, सारा का सारा वोट जो है वो नरेंद्र मोदी के चेहरा पर और हिंदुत्व और नेशनलिज्म के नाम पे पड़ने वाला है, कमल के नाम पे पड़ने वाला है। चलिए तो देखिए अब आइए आखिरी सवाल पर कि नीतीश कुमार यदि चले गए एनडीए की ओर तो क्या होगा? वे भी भगवान राम के साथ ही बन जाएंगे। और देखिए बीजेपी, देखिए अभी आप देख रहे हैं कि उन प्रदेशों में प्रधानमंत्री लगातार यात्रा कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश, केरला, जहां बीजेपी को एक सीट भी नहीं है, लेकिन वे कोशिश कर रहे हैं कि कोई एक सीट तो मिल जाए। तो बिहार एक टफ प्रदेश है। जब लालू नीतीश कांग्रेस साथ में रहते हैं, 16 सीटें आप कह रहे हैं कि यदि ये इंडिया ब्लॉक सलामत रहा तो, तब भी सिर्फ 24 सीटें एनडीए के खाते में जा रही है, जबकि 39 सीटें 2019 में थी। तो एनडीए को 15 सीटों का नुकसान हो रहा है। लेकिन यदि नीतीश कुमार चले जाते हैं तो ईबीसी वोट बैंक में सेंधमारी क्या खत्म हो जाएगी, फिर बीजेपी की सीटें क्या बढ़ जाएगी, और सीट एडजस्टमेंट, क्योंकि आपने कहा कि देखिए जो वोट होना है वो मोदी के नाम पर होना है। तो नीतीश कुमार चले गए तो ये गिनती कहां से शुरू होगी 40 में से? देखिए फिर इंडिया अलायंस को बहुत मुश्किल होगी जी। पिछली बार आपने देखा था कि एक ही सीट उन्होंने जीता था। मुझे नहीं लगता कि वो 4-5 से ज्यादा क्रॉस कर पाएंगे। इंडिया 4 जीत लेंगे तब भी जब वो भी मुझे बहुत मशक्कत करनी पड़े, तो मुझे नहीं लगता कि 35 से ऊपर ही इन लोग का इंडिया का जो सीट होगा वो 35 से ऊपर ही होगा। मतलब 35 से गिनती स्टार्ट होगी। बिल्कुल हाँ, 36-37 जो पोल एक्सपर्ट वाले कर रहे थे उसी राय से आप भी सहमत हैं? बिल्कुल, वो बिल्कुल कंसोलिडेटेड है, क्योंकि आप उसमें आप सेंग लगाएंगे कहाँ? किस वोट में आप ईवीसी का वोट जो है उसमें आरजेडी का सेंग लगेगा नहीं। हिंदुत्व का मुद्दा चलेगा, पीएम का चेहरा चलेगा, राम मंदिर चलेगा, महादलित का चलेगा, तो कहाँ सेंग लगेंगे? तो केवल मुस्लिम और यादव? हाँ, मुस्लिम वो भी आपको यादव में बहुत सेंधमारी हो जाएगी, तो कहाँ कौन सा वोट आपको इंक्रीज हो रहा है? तो बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इस तरीके से तो तेजस्वी यादव का जो भविष्य है उसमें बहुत सारी चुनौतियां हैं। देखिए अगर नेता वाइज बात करें, चुनौती है जब तक ये हिंदू का वोट कंसोलिडेट होकर वोट कर रहा है एक साथ। जब हिंदू का वोट कंसोलिडेट होकर वोट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए किसी भी स्टेट में आप जाकर देखिएगा, वहां सारे के सारे ओबीसी के जो वोट है ना, वो सारे के सारे ट्रांसफर हैं बीजेपी को। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को इतनी दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर ओबीसी का वोट जो है, ईवीसी का जो वोट है, वो अभी भी नीतीश कुमार के साथ है। अब अगर मैं ओबीसी में लव कुश का लेकिन अगर तेजस्वी यादव की बात करें, जब तक नीतीश कुमार है, ये ध्रुवीकरण बनकर बिहार में रहेंगे। जिनके साथ ये जाएंगे उनके लिए दही में जोरन का काम करेंगे। लेकिन जैसे जैसे इनका वोट धीरे धीरे खिसक रहा है, तो
इनके सारे वोट अगर मैं देखूं, इनके अगर इनका राजनीति अगर ये साइलेंट होते हैं, अगर शांत होते हैं, तो इनके मोस्टली जो वोट होंगे वो बीजेपी के साथ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है कि सारे के सारे वोट बीजेपी। नीतीश कुमार का वोट टूटने से लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी आरजेडी है, तेजस्वी की पार्टी है, उन पे भी जाएगा। आपको ये 2000 जो पिछला चुनाव हुआ था, आपका जो 2020 का जो चुनाव हुआ था, उसमें आपको देखने को मिला। अच्छा, तेजस्वी यादव ने नए वोटरों को जोड़ने की कोई कोशिश की, इसका कुछ आपको दिखाई पड़ा क्षेत्र में जब सैंपल था? एक्चुअली जोड़ने से ज्यादा जुड़ना जरूरी है जी। कई जगह आप जाइएगा, नरेंद्र मोदी के नाम लोग जुड़ रहे हैं, उनको कोई जोड़ नहीं रहा है। तेजस्वी यादव एक जाति विशेष से ज्यादा अपना पहचान बनाने में समर्थ नहीं रहे, तो वो जोड़ भी रहे हैं तो अपनी जाति में कर रहे हैं, तो उनको जो अपने जाति का जो समर्थन मिल रहा है वही प्रतिशत में घुसे हुए, तो उनसे ज्यादा उनको समर्थन MY फैक्टर से ज्यादा उनको कहीं दिखता नहीं। तो चलिए, आपने समझा। देखिए, लाइव सिटी और CSEPR का जो ओपिनियन पोल है, जो ये कह रहा है कि कहां कौन सी सीटें, और इंडिया ब्लॉक में यदि भगवान राम रहे तब कितनी सीटें, और नहीं रहे तब कितनी सीटें, नीतीश कुमार यदि एनडीए में चले गए तब कितनी सीटें, क्या नीतीश कुमार अपने वोट बैंक का ट्रांसफर आरजेडी के उम्मीदवार को करा पाएंगे, यह भी बड़ा सवाल है। यादव वोट बैंक में कितनी सेंधमारी। तो बिहार की 40 सीटों का हाल लगातार आपको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगले कुछ दिनों में एक और ओपिनियन पोल लेकर आएंगे, जिससे जब चुनाव करीब आते जाएंगे आप बिहार की हकीकत को समझ पाएंगे। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखा है तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।